Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 19th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 19 अगस्त 2024 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, उसके साथ साथ पीआईबी, लाइव में, डाउन टू अर्थ सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक आर्टिकल को शॉर्ट तरीके से सटीक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना आपको पढ़ाया जाता है। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप इस लेक्चर को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और डायरेक्टली आते हैं सबसे पहले आर्टिकल पर, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से लिंक कर पाएंगे। बात हो रही है फॉरएवर केमिकल्स के बारे में। आपने जो टर्म है फॉरएवर केमिकल कई बार सुना होगा, और इसमें एक पर्टिकुलर केमिकल है जिसकी चर्चाएं बहुत होती हैं, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बन चुका है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार न्यूज़ क्या है और हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। खबर यह है दोस्तों कि जो कुछ अमेरिकन रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नया मेथड खोजा है, जहां पर उनका मेन पर्पस है कि जो ये फॉरएवर केमिकल्स होते हैं इनका जो ओरिजिन है इसको ट्रेस करना, इसका पता लगाना। तो ये जो नया टेक्निक खोजा है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स का इन्होंने यूज़ किया है, ताकि जो फॉरएवर केमिकल दुनिया भर में हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में फैल रहे हैं इसको ट्रैक किया जा सके, इसका पता लगाया जा सके। इस वजह से यहाँ पर ये फॉरएवर केमिकल्स जो हैं हमारी चर्चाओं में बने हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है जो एग्जाम में भी डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि सर ये फॉरएवर केमिकल्स होते क्या हैं। साइंटिफिकली दोस्तों यहाँ पे इनको PFAS बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी सवाल पूछ चुका है इसके बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। तो ये है हमारा फॉरएवर केमिकल, साइंटिफिकली ये इसको बोला जाता है। ये जो केमिकल्स है दोस्तों उसका कई सारी जगह पर इस्तेमाल होता है, जैसे वाटर प्रूफिंग आपने सुना होगा, है ना। उसके अलावा हीट रेजिस्टेंट डिटर्जेंट्स के अंदर में, फूड पैकेजिंग के अंदर में इस्तेमाल होता है। जो हमारे नॉन स्टिक पेन्स होते हैं, तो नॉन स्टिक पेन वाली टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी इन पर्टिकुलर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो फॉरएवर केमिकल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है ये आप समझ गए। वैसे ये वाला चार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया है। फास्ट फूड की जो पैकेजिंग होती है, फोटोग्राफी, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक, स्टेन रेजिस्टेंट प्रोडक्ट, पेंट हो गया, वाटर रेजिस्टेंट क्लॉथिंग हो गई, है ना, जैसे रेनकोट्स वगैरह जैसी चीज़ें हो गई। उसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए, नॉन स्टिक पैंस हो गए, इन सभी जगह में PFAS पाया जाता है, दैट इज़ पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, जिसको हम फॉरएवर केमिकल भी बोलते हैं। तो ये तेज़ी से स्प्रेड होने वाली चीज़ है। इसको ट्रैक करना, इसको पता लगाने को लेकर यहाँ पे अमेरिका के रिसर्चर सभी काम कर रहे हैं, जिस वजह से चर्चाओं में है। सिंपल है बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पे बोला यह जाता है कि जो ये फॉरएवर केमिकल्स होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहते हैं। लंबे समय तक, नाम ही पता है फॉरएवर केमिकल, कभी खत्म नहीं होंगे, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे और एनवायरनमेंट को लगातार पल्यूट करते चलेंगे। और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो सिंपल सी बात है हमें भी नुकसान पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। तो हमारी हेल्थ को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं ये। अच्छा, तो हेल्थ के ऊपर क्या बुरा असर पड़ सकता है PFAS से? सबसे पहला असर पड़ेगा जो टेस्टिकुलर और किडनी लीवर कैंसर्स हैं दोस्तों, वो यहाँ पर हो सकते हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, और एक बार इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई तो समझ लेना छोटी से छोटी बीमारी आपके लिए जानलेवा है। फिर लो बर्थ वेट हो सकता है, एंडोक्राइन डिसरप्शन, कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से बढ़ सकता है, बच्चे में वजन तेज़ी से बढ़ सकता है। तो ये सब कुछ हेल्थ रिस्क है इस पर्टिकुलर फॉरएवर केमिकल का। प्लस कई बार लोगों के ब्लड के अंदर भी ये पाया जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके जो नॉन स्टिक पैंस वगैरह हैं उनमें भी ये होता है, तो उसके थ्रू बॉडी में पहुंच जाता है ना, जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है गैस्ट्रोडिया इंडिका के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हो आप, आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो टाइम वेस्ट आपका रत्ती भर भी नहीं होने वाला है। शॉर्ट वीडियो में ढेर सारे आर्टिकल्स एक साथ कवर हो जाते हैं यहाँ पे। अब ये जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है एक प्लांट की बड़ी यूनिक सी स्पीशी मिली है, नाम है गैस्ट्रोडिया इंडिका। अब गैस्ट्रोडिया फैमिली वाले जो प्लांट्स होते हैं ये भारत में केवल 10 हो चुके हैं। पहले 9 थे, अब ये वाले स्पीशी मिल गई तो 10 हो गए। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि हाल ही में गैस्ट्रोडिया इंडिका नाम की चीज़ थी, ये चर्चाओं में थी, क्या है?
तो ध्यान रखिए ये प्लांट की एक स्पेशल स्पीशी है। ये कहाँ पे पाई गई है? भारत के अंदर सिक्किम में जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है फेम्बोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर इसको खोजा गया। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है गैस्ट्रोडिया इंडिका के बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा प्लांट, पहली ऐसी यूनिक सी स्पीशी बन चुकी है जो कि यहाँ पर फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करती। ये जो ऑर्चिड है इसको हमारे समुद्र के स्तर से जो ऊंचाई है, यानी जो हमारा एलिवेशन लेवल है वो लगभग 1950 से लेकर 2100 मीटर के आसपास है। तो इतनी ऊंचाई पर ये खोजा गया है। और जैसे हम डिस्कवर कर रहे थे और डिस्कस भी कर रहे थे, स्पेशली भारत से यहाँ पर ये जो स्पीशी डिस्कवर की गई है ये पहली क्लैस्टोगैमस स्पीशी है। क्लैस्टोगैमस स्पीशी क्या होती है आइए मैं आपको बताता हूँ। ये वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे दूसरे नॉर्मल प्लांट्स देखोगे है ना, उनके रिप्रोडक्शन में इंसेक्ट्स का इस्तेमाल होता है, हनी बीज का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो भी कीड़े हैं या ये सब चीज़ें हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो ये भी इसके बारे में एक स्पेशलिटी है। तो ये कभी भी किसी दूसरे पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, अपने आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो स्पीशी है ये काफ़ी ज़्यादा घनी होती है। उसके बाद यहाँ पे जो पेड़ पौधे इसके देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है दूसरे अलग अलग पेड़ों से। जैसे आपने मैग्नोलिया का नाम सुना होगा, कई बार चर्चाओं में रहता है। तो मैग्नोलिया डॉल्स्पा हो गया, एसर कैंपबेली हो गया, क्वेरकस लेमोलस हो गया, ये कुछ अलग से ट्रीज़ हैं दोस्तों। उन्हीं से साथ में या उन्हीं से एसोसिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा इस गैस्ट्रोडिया इंडिका के बारे में। तो गैस्ट्रोडिया इंडिका की जो डिस्कवरी है ये भारत के लिए ज़रूरी बन चुकी है। ये डिस्कवरी की वजह से इंडिया में टोटल जो गैस्ट्रोडिया की स्पीशीज़ हैं दोस्तों वो टोटल 10 हो चुकी हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे ये डिस्कवरी हुई है काफ़ी समय बाद, तो लगातार इन वाले प्लांट्स को एक खतरा भी रहता है। सबसे पहली चीज़ इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, आज के समय पर प्रोटेक्शन इतने लेवल पर हम इसको दे नहीं पाते हैं। तो यह है एक यूनिक सा ऑर्चिड, ध्यान रखिएगा। ऑर्चिड क्या होता है? बहुत सुंदर सा और कभी कभी बहुत ज़्यादा कम पाया जाने वाला जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं, जिसमें मतलब आप कह सकते हैं कई सारे फ्लावर्स होते हैं जो ब्राइट कलर के होते हैं, अनयूजुअल शेप के होते हैं। लेकिन ये यूनिक स्पीशी है क्योंकि ये फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करती, इस वजह से भी चर्चाओं में है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात हो रही है जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका जीएस पेपर नंबर 2 जो हमारा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक है, वहाँ से आप इसको लिंक कर पाएंगे। बात क्या हो रही है? तो अभी रिसेंटली दोस्तों 12 अगस्त तारीख निकल चुकी है। 12 अगस्त को हमने अपने जेनेवा कन्वेंशन का 75वां साल अभी यहाँ पर मनाया है, क्योंकि 1949 में जेनेवा कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था, यह अग्रीमेंट लाया गया था। तो 75 ईयर्स इसको हो चुके हैं, इस वजह से चर्चाओं में आ चुका है। सवाल यह है कि सर ये जेनेवा कन्वेंशन होता क्या है? कई बार अखबार में रहता है, द हिंदू न्यूज़पेपर में कई बार हमने डिस्कशन किया है। कन्वेंशन क्या है? एक प्रकार का अग्रीमेंट जहाँ पे कई सारे कंट्रीज ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और मैं आपको बताऊं इस कन्वेंशन में 4 ट्रीटीज साइन करी गई हैं, और 4 ट्रीटीज के साथ साथ इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर में 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स प्रेजेंट है दोस्तों। और वो आर्टिकल्स किसकी बारे में बात करते हैं? जो भी यहाँ पर युद्ध चल रहा है, वॉर हो रहे हैं, उसमें जो प्रिजनर्स होते हैं, है ना, दुश्मन ने यहाँ पर किसी को पकड़ लिया है युद्ध में जो लड़ रहे हैं, है ना, उनको तो प्रिजनर्स का ट्रीटमेंट हो गया, हॉस्पिटल्स की प्रोटेक्शन हो गई, मेडिकल स्टाफ की प्रोटेक्शन हो गई, ह्यूमैनिटेरियन एड हो गया, रेप रोकना, उसके अलावा टॉर्चर को रोकना, सेक्सुअल वायलेंस रोकना, इन सब कॉन्सेप्ट्स पर बात करता है जेनेवा कन्वेंशन। और इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को फॉर्मलाइज किया गया था, नहीं लाया गया था पूरी तरह से 1949 में। लाने वाली बॉडी कौन सी थी? वो थी यूनाइटेड नेशन, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर धीरे धीरे करके इसमें 3 और अलग एडिशनल प्रोटोकॉल्स, नए नियम ऐड कर दिए गए। जो पहले 2 थे इन तीनों में से वो 1977 में लाए गए, बाकी तीसरा 2005 में लेकर आया गया। जो फोकस है इस कन्वेंशन का वो है प्रिजनर ऑफ वॉर के ऊपर में। जैसे यहाँ पे मान लो कोई युद्ध होता है तो 2 पार्टीज आपस में इस युद्ध में लड़ रही हैं, तो एक पर्टिकुलर पार्टी के इंसान को पकड़ के, मान लो दुश्मन ने उसको पकड़ के अपने पास में रख लिया है ना, तो बेसिकली उसको रिलीज करवाना, उसकी बात करना। कभी भी यहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल ना हो, केमिकल वेपन इस्तेमाल ना हो, ऐसा ना हो बीमारी फैला रहे हैं युद्ध के चक्कर में, या कुछ केमिकल वेपन इस्तेमाल कर दिए जिससे कई लोगों की जान जा रही है। इन सब चीज़ों को रोकने का काम करना, शांति बनाए रखने का काम करना, यह है जेनेवा कन्वेंशन का पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पे इस कन्वेंशन के अंदर में जो पहला एग्रीमेंट है, फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन, ये बात करता है जो हमारे बीमार सोल्जर्स होते हैं युद्ध के समय पर उनकी सुरक्षा करना, है ना।
उसके अलावा दूसरा जो यहाँ पर जेनेवा कन्वेंशन है ये भी बात करता है जो हमारे घायल सैनिक हैं, घायल मिलिट्री पर्सनल है, स्पेशली समुद्र में हैं, कोई युद्ध लड़ रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन की बात करना। तो मैरीटाइम वॉरफेयर को लेकर ये पूरा का पूरा कन्वेंशन लेकर आया गया। जो थर्ड कन्वेंशन है वो प्रिजनर ऑफ वॉर पे अप्लाई होता है। मैं आपको बता चुका हूँ प्रिजनर ऑफ वॉर कौन होता है, जब दुश्मन जो भी युद्ध में है, ऑब्वियसली बात है सब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के यहाँ पर लोगों को पकड़ लेते हैं, तो प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसकी प्रोटेक्शन की बात करना। तो ये इस तरीके से 3 भागों में जेनेवा कन्वेंशन बटा हुआ है। बाकी इसका जो चौथा अग्रीमेंट है ये बात करता है सिविलियंस को बचाना। ऐसी टेरिटरी में जो किसी दूसरे देश ने ऑक्यूपाई कर लिया युद्ध के दौरान, किसी के टेरिटरी कब्जा लिया, अब उसमें लोग हैं, उनकी सुरक्षा करना, सिंपल सी बात है, तो वो भी बात करता है ये जेनेवा कन्वेंशन। तो क्या है जेनेवा कन्वेंशन? आई होप आपको इसके बारे में एक बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है। कोई सवाल आगे पूछेगा भी आपसे तो आप आराम से उसके बारे में बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। बात हो रही है AIM 174B मिसाइल के बारे में। ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है काफ़ी चर्चा में है। ध्यान रखिए ये एक प्रकार की एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में दागने वाली। ये हमारा जेट है, फाइटर क्राफ्ट है, उसमें से इस मिसाइल को हम दाग सकते हैं, सामने दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। तो ये चर्चाओं में क्यों आई है, यानी हमारे पास में न्यूज़ क्या है? खबर यह है कि अमेरिका की नेवी ने, अभी यूएस की नेवी ने इंट्रोड्यूस किया है इस AIM 174B मिसाइल को, जहां पे इनका फोकस है कि जो चाइना का एरियल डोमिनेंस है उसको काउंटर करना, चाइना को काउंटर करने का मेन पर्पस है। और ये जो AIM 174B मिसाइल है दोस्तों, एक प्रकार का एयर लॉन्च वेरिएंट है। मैं आपको बता चुका हूँ यूएस के नेवी के पास में ऑलरेडी एक मिसाइल है SM-6 मिसाइल, उसी का वेरिएंट है, और जो कि वर्किंग में आ चुका है जुलाई 2024 से। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, वो भी आपको समझा चुका हूँ। हवा में ही कोई दुश्मन है तो उसको अपने जेट से यहाँ पे मार देना, ये बेसिकली यहाँ पर पर्पज़ रहेगा इस मिसाइल का। इसके अंदर ताकत है कि मान लो हमारा दुश्मन 400 किलोमीटर दूरी पर है तो उस टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो कहने का मतलब है अमेरिका चाहता है चाइना को पछाड़ना, तो इस वाली रेंज में चाइना की भी एक मिसाइल है अपनी, जिसको बोलते हैं PL-15 मिसाइल। तो चाइना के मिसाइल को वाकई में यहाँ पर यूएसए पछाड़ देता है अपनी इस मिसाइल के साथ में, क्योंकि इससे ज़्यादा ताकतवर अमेरिका की ये वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को डिप्लॉय किया गया है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये है आपका इंडियन ओशन, ये है पैसिफिक ओशन। इस पर्टिकुलर रीजन में डिप्लॉय किया गया इन मिसाइल्स को, ताकि जो चाइना का अग्रेशन है इन दोनों ही हिस्सों में, उस अग्रेशन को काउंटर किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों इसके सबसे बड़े एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे बड़ा जो एडवांटेज है AIM 174B मिसाइल का वो यह है कि बहुत दूर तक यहाँ पर ये जा सकती है। ठीक है, पहले भी यहाँ पर अमेरिका की कई सारे मिसाइल से, लॉन्ग रेंज मिसाइल से, बट ये वाली यहाँ पर और सटीक तौर पर अपने टारगेट को हिट कर पाएगी, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। ये जो मिसाइल है ये यूएसए कहीं ना कहीं बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स हिट कर सकता है दुश्मन के, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ गए? आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। क्वेश्चन बने कि AIM 174B रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा ये एक पर्टिकुलर अमेरिकन मिसाइल है। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बात हो रही है कैलिफोर्नियम के बारे में। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में भी पढ़ाया था, आपको एक थंबनेल भी बनाकर शेयर किया था इस कैलिफोर्नियम के बारे में। नहीं पता है तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो हमारे पास में जो हमारी न्यूज़ है, जो खबर है, वो क्या बोलती है? खबर यह है कि हाल ही में बिहार पुलिस ने लगभग 50 ग्राम के आसपास कैलिफोर्नियम को जब्त किया, जिसकी वैल्यू 800 करोड़ से ज़्यादा की थी। तो यहाँ पर कैलिफोर्नियम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एलिमेंट कहलाता है हमारे पीरियोडिक टेबल में। कैलिफोर्नियम एक सिल्वरी वाइट सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मेटल है, ध्यान रखना। इसमें रेडिएशन भी रिलीज होती है। इसका एटॉमिक नंबर है 98। तो यह है कैलिफोर्नियम का सिंबल CF 98 इसका एटॉमिक नंबर है। और ध्यान रखिए ये हम पीरियोडिक टेबल पर एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बार यहाँ पर जो टीम थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया 1950 में, और इस वजह से इस एलिमेंट का जो नाम है वो अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पे ही रख दिया गया, कैलिफोर्नियम। इस वजह से इसको हम कैलिफोर्नियम बोलते हैं। क्वेश्चन ये है ये कैलिफोर्नियम कहाँ पाया जाता है? देखिए नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पर तो ये कहीं पर नहीं देखने को मिलता। इसको प्रोड्यूस किया जाता है एक न्यूक्लियर रिएक्शंस के माध्यम से। पहले क्या होगा, हम क्यूरियम लेंगे, क्यूरियम को हीलियम आयंस के साथ में बॉम्बार्डिंग करवाएंगे, उसके बाद जाकर हमको ये कैलिफोर्नियम मिलता है। तो कैलिफोर्नियम एक ऐसा एक्सपेंसिव एलिमेंट है दोस्तों जिसमें रेडियो एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, हैजार्डस यानी खतरनाक होता है,
और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कैलिफोर्नियम के उपयोग भी उसी तरीके से हैं। क्योंकि यहाँ पे कैलिफोर्नियम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन्स को एमिट कर सकता है, यानी कि उस न्यूट्रॉन एमिट के माध्यम से जब ये न्यूट्रॉन छोड़ेगा ना, तो इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं हमें मेटल डिटेक्ट करना है तो वो पता लगा सकते हैं, कहीं ज़मीन के नीचे पानी प्रेजेंट है या ऑयल प्रेजेंट है, ऑयल लेयर्स कितनी हैं, वो सब पता लगाया जा सकता है ना। एरोप्लेन्स में कहाँ कहाँ पर जंक लग चुकी है वो यहाँ पे पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स छोड़ता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इतना ही नहीं, इसके अंदर ये भी ताकत है कि जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को शुरू कर सकता है, उसको स्टार्ट करने की ताकत यहाँ पर इस कैलिफोर्नियम के पास में है। हमारे कोल पावर प्लांट्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है, कई सारे प्रकार के कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, इसको रेडियोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सभी इस्तेमाल है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इस कैलिफोर्नियम का यूज़ हो सकता है। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, याद रखेंगे इसे। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कैप्टागन के बारे में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैप्टागन क्या होता है? कैप्टागन दोस्तों आज के समय पर दुनिया की एक काफ़ी खतरनाक ड्रग है जिससे लोग यहाँ पर नशा भी करते हैं। तो न्यूज़ क्या है ये आप देखिए ज़रा, खबर क्या बोलती है। हाल ही में 4 आदमी हैं, उनको यहाँ पे पकड़ा गया और वो क्या कर रहे थे, जर्मनी के अंदर में कैप्टागन का जो पूरा का मतलब कैप्टागन ड्रग है, इसका नाम मतलब ये दवाई सॉरी इस ड्रग का नाम है कैप्टागन, ध्यान रखिएगा। तो ये स्मगलिंग कर रहे थे, ये सब पकड़े गए, इनके ऊपर ट्रायल शुरू हुआ। इस वजह से ये जो कैप्टागन टर्म है ना वो न्यूज़ है। यूपीएससी को टर्म से बहुत ज़्यादा प्यार है, कई बार ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं। तो कैप्टागन क्या है दोस्तों? एक हाईली एडिक्टिव टाइप का ड्रग है, एक ऐसी कह सकते हैं ड्रग है जो आपको नशा इतना भयंकर करती है जिससे लोग इसके प्रति काफ़ी एडिक्ट हो जाते हैं, उनको लत लग जाती है। और ये जो कैप्टागन है दोस्तों, उसको ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है सीरिया के अंदर में, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर सीरिया में प्रोड्यूस होता है। जो ओरिजिनल कैप्टागन होता है इसके अंदर में फेनिथिलाइन नाम की चीज़ होती है। फेनिथिलाइन एक अगेन सिंथेटिक ड्रग होता है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, कैप्टागन को लेकर कई सारे और आर्टिकल पिछले कुछ समय पर पब्लिश हो चुके हैं। जब ये इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ, देखिए अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कैप्टागन के बारे में, जर्मनी में यहाँ पर कुछ लोगों पर ट्रायल शुरू हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके सामने जो ये आर्टिकल दिख रहा है ये 22 अक्टूबर 2023 का है। आपको पता है ना 7 अक्टूबर में यहाँ पे हमास ने जो हमला शुरू किया, उसके बाद इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में युद्ध और ज़्यादा बदतर हो गया, कई सारे लोगों की यहाँ पर जान गई इस युद्ध के अंदर में। तो उसी के बेसिस पे देखोगे तो उस समय पर कई रिपोर्ट्स आ रही थी जहाँ पे बात हुआ कैप्टागन के बारे में कि कैप्टागन क्या है। फिर पता ये चला कि हमास के जो लड़ाके थे दोस्तों वो इसी कैप्टागन को खाए थे और खाकर यहाँ पे इजराइल के अंदर उन्होंने तबाही जो है पूरी तरह से मचाई थी। तो कैप्टागन क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन किया है। तो कैप्टागन ड्रग्स का सेवन करा था हमास के लड़ाकों ने, ये भी रिपोर्ट्स पहले बता चुकी हैं। तो कैप्टागन दोस्तों कमर्शियली यहाँ पर बेचा जाता है कई सारे देशों के अंदर में, और पहले बेचा जाता था, खुलेआम बिकता था ओपन मार्केट में 1980s तक। लेकिन बाद में जब लोग इसके प्रति एडिक्ट होने लगे, उनको लत लगने लगी, तो बाद में इसको बैन कर दिया गया, डर के मारे कि भाई और लत ना लग जाए और क्राइम ना बढ़ जाए। और कई बार यहाँ पे इसको हम पुअर मेंस कोकेन के नाम से भी जानते हैं, गरीबों का कोकेन। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला ये मेन प्रोडक्शन इसका कहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेनली यहाँ पे ये सीरिया के अंदर में प्रोड्यूस किया जाता है। अब एक सवाल ये भी है कि दोस्तों ये एक प्रकार का सिंथेटिक ड्रग है जिसको ओरिजिनली जर्मनी के अंदर में बनाया जाता है, जर्मनी में मैन्युफैक्चर किया गया है 1960 से लेकर 70 के बीच में, है ना। फिर उसके बाद कई सारी जो बीमारियां उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है, कई बार यहाँ पे डेफिसिट जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों इस पिल के अंदर में एक भयानक चीज़ है जिसको बोलते हैं फेंथिलाइन, एक सिंथेटिक एम्फेटेमाइन है या कैफीन कह लो या कुछ और इसमें दूसरे स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि एक इंसान को हाई कर देते हैं, नशे में ले जाते हैं। तो फेनिथिलाइन यहाँ पर क्या करता है, 2 भागों में टूट जाता है बॉडी के अंदर, एक बन जाता है एम्फेटामाइन और दूसरा हो जाता है थियोफाइलाइन। ठीक है, दोनों ही स्टिमुलेंट्स है जो आपको हाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिए 1986 में इसको इलीगल तरीके से बनाया जाता था बहुत सारे देशों में। बाद में हमारे मेडिकल जो मार्केट्स हैं उसके अंदर में पहले तो बिक रहा था, बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि लोगों में इसका एडिक्शन नज़र आ रहा था। लोग इसके प्रति कह सकते हैं कि ज़्यादा झुक गए थे, इसके प्रति उनको लत बढ़ती चली जा रही थी।
तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न आज के समय पर हमारे मिडिल ईस्ट में होता है, क्योंकि सीरिया भी मिडिल ईस्ट में है, वहीं पर सबसे ज़्यादा मेनली प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आसपास के देश हो गए जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सभी जगहों में करंट समय पर नशे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट करता है ये कैप्टागन। क्लियर हो गया? तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स। आप देख पा रहे हैं कितने आराम से, सिंपल तरीके से हमने और चुटकियों में वेरियस न्यूज़ आर्टिकल को सटीक तरीके से समाप्त कर दिया है। ऐसी डेली बेसिस पे वीडियोस मिलते हैं, रोज़ क्वेश्चन भी मिलते हैं, बट आज मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूँ, तो मैं नहीं चाहता था कि वीडियो आए ही ना, है ना। तो इस वजह से क्वेश्चन कोई बात नहीं, स्किप कर दिए गए, बट आर्टिकल्स आपके पास में, न्यूज़ याद रखिएगा। इसके क्वेश्चन कल मैं आपको दे दूंगा वीडियो में, ठीक है। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।